इटर्नल्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से सारे के सारे इटर्नल्स होते हैं उनको एक बहुत ही घिनौना सच पता चलता है कि जब भी वो मरते हैं और मर के जब दोबारा रीबॉर्न होते हैं तो उनको रीबॉर्न करने के लिए अर्थ के ऊपर से एक ह्यूमन की जान को ले लिया जाता है और तभी इटर्नल को दोबारा रीबॉर्न किया जाता है। तो ये सब समझने के बाद सारे के सारे इटर्नल जो है वो ओलंपिया को छोड़ के जो है डिविएंट्स के साथ रहना शुरू करने का फैसला करते हैं। लेकिन हमने वहीं पे देखा कि जहाँ पे जो ड्रू होता है वो थेनोस के साथ मिला हुआ होता है अभी भी, और ये सब करने के लिए वो ड्रू की मदद से जो है पूरे के पूरे इटर्नल्स के इलेक्शन के अंदर खड़ा होता है ज़ूरस के खिलाफ। और हम देखते हैं कि वहां पे थेनोस जो है वो बहुत ज्यादा चालाकी से सारे के सारे इटर्नल्स के वोट हासिल कर लेता है और उनका नया प्राइम इटर्नल बन जाता है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली आज लेमुरिया के अंदर से होती है, जहां पे हम देखते हैं कि कुछ डिविएंट यहां से वहां चिल्लाते हुए जा रहे होते हैं और हमें अर्थ बता रही होती है कि किस तरह से पूरे के पूरे लेमुरिया के अंदर केओस फैली हुई है। और लेमुरिया के अंदर ऐसा अक्सर होता ही रहता है क्योंकि ये जगह ही मॉन्स्टर से भरी हुई है। यहाँ पे जो डिविएंट्स हैं उनको चेंजिंग पीपल कहा जाता है और उनको चेंजिंग पीपल एक वजह से कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा से ऐसे खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर नहीं होते हैं, बल्कि उनकी बॉडी के अंदर एक ऐसा चेंज आता है जिसकी वजह से वो इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स बन जाते हैं और वो अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जो कि एक्सेस डिविएशन कहलाती है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक डिविएंट जो है वो खतरनाक किस्म का एक मॉन्स्टर बन चुका है और वो अपने ही एक डिविएंट को मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो डिविएंट उससे बचता हुआ भाग रहा होता है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि वहां पे एक जोरदार फोर्स आते हुए उससे टकराती है और हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि वो इक्रिस होता है और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है क्रिएचर, चलो उसको खत्म करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे इक्रिस जो है उस पूरे के पूरे डिविएंट का काम तमाम कर देता है अपनी लेजर बीम के साथ और किंग वगैरह भी वहां पे आके जबरदस्त तरीके से तलवार से उसका सर काट देते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे हमें अर्थ बताती है कि इटर्नल्स के लिए डिविएशन को खत्म करना वो बहुत ही ज्यादा आसान है। वो जो है यहाँ पे दूसरे डिविएंट्स की मदद कर रहे हैं ताकि उनको खाया ना जा सके और वो ज्यादा से ज्यादा बच सकें। लेकिन सारे के सारे डिविएंट्स कुछ ऐसा नहीं सोचते हैं क्योंकि जब उन्होंने इटर्नल्स को इस तरह से लड़ते हुए देखा तो वो घबरा गए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो डिविएंट जिसकी उसने मदद करी है वो उल्टा उसे डर के पीछे भाग जाता है। तो वहीं से किंगो बोलता है कि वैसे एक्टर बनने के काफी ज्यादा नुकसान हैं, मुझे लग रहा था कि कोई खड़े होकर मेरे लिए यहाँ तालियां बजाएगा, कम से कम थैंक यू तो बोल के जाते। तो वहीं से फेस्टोस बोलता है कि वेल जिसको तुम यहाँ पे काइंडनेस कह रहे हो कि तुमने उसकी मदद करी है वो काइंडनेस नहीं बल्कि कंपल्शन कहलाऊंगा मैं, क्योंकि वो सब इस बात को जानते हैं कि एक ना एक दिन उनके अंदर भी इस तरह का डिविएशन पैदा होगा और वो भी खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर बन जाएंगे और तब हम उनका इसी तरीके से पीछा करेंगे, उनको खत्म कर ही रहे होंगे। तो शायद वो इसी वजह से तुमसे डर के भाग रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई आदमी फंदे से लटक रहा है तो उसके साथ मजाक किया जाए तो वो हंसेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लटक तो फिर भी रहा है ना। और इक्रिस तुम किस तरीके से आखिरकार यहाँ पे लड़ रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि हमें क्या कर्ज दिया गया है? वो कॉस्मिक ब्रांड्स जिनको तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो तुम्हें डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तुम्हें मारेंगे तो नहीं लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर किसी गलती की वजह से तुम मारे गए अपनी तो तुम जानते हो ना उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इक्रिस बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो फेस्टोस, मुझे इससे बेहतर तरीके से लड़ना होगा, मुझे कुछ नए आइडियाज की जरूरत है कि मैं किस तरीके से लड़ूं। तो वहीं से किंगो बताता है कि तुम ठीक कह रहे हो और मैं भी पिछले कुछ दिनों से जो फॉरगॉटन वन और उसके लोगों को ढूंढने की तलाश कर रहा हूँ इक्रिस, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं। तो वहीं से फेस्टोस बोलता है कि तुम उस काम के साथ लगे रहो लेकिन मुझे अभी और भी ज्यादा काम करने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो किंगो तुम मेरे साथ चलो, मेरे काम के अंदर तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो वहीं से किंगो बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो लेकिन इस सब के बाद मुझे तुमसे कॉफी तो पीनी होगी और ये बताओ कि आखिरकार मैट ट्रेंट एंड थेनोस की प्रॉब्लम के बारे में तुमने कोई सॉल्यूशन निकाला कि नहीं। तो फेस्टोस बोलता है कि मैं उसके बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी मेमोरीज के अंदर एक होल बन चुका है, मुझे सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना पड़ रहा है कि मुझे उसको कैसे खत्म करना है। लेकिन अब परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरी बेस्ट और वर्स्ट मोटिवेशंस दोनों ही एक साथ हैं, तो मैं जब तक इसका हल नहीं निकाल लूँ मैं चैन से नहीं बैठने वाला। तो इसी तरह इक्रिस बोलता है कि मैं तुम्हें इसके लिए गुड लक कहूंगा कि जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मुझे जाना होगा और सीखना होगा अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स को कि किस तरीके से मैं लड़ूं और मरूं भी ना। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से इक्रिस आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब इसी के बाद हम यहाँ से एक्सक्लूशन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इटर्नल्स दोबारा से पैदा होते हैं और हमें अर्थ बताती है कि ड्रूक ने अपनी आंखें खोली और वो दोबारा जिंदा हो गया। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ पे पहुंचा कैसे, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा कि हुआ क्या है। ऐसा लगता है कि उसके यहाँ पे मरने के बाद काफी ज्यादा महीने यहाँ पे गुजर चुके हैं। वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि उसको कोई एक क्लू तो मिले कि वो यहाँ पे कैसे पहुंचा है, और वो क्लू ठीक उसके सामने ही खड़ा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि थेनोस यहाँ पे ड्रूक के सामने खड़ा होता है और कहता है तू जाग गए तुम। तो वहीं से ड्रूक बोलता है कि तुम एक प्राइम इटर्नल हो और किसी ना किसी तरीके से मैंने तुम्हारी मदद करी है, ऐसा कुछ है जो तुम नहीं चाहते हो कि मैं याद करूं, और शायद तुमने ही मुझे जान से मारा था और मेरी मेमोरीज को वाइप कर दिया था। तो इसे थेनोस बोलता है कि तुम अब मेरे साथ जुड़ चुके हो, अब उसी की तरह एक्ट करने की कोशिश करो। तुम कोई मुफिस्टो नहीं हो जो कि अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में मुझे ले सको, लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनते रहे तो मैं तुम्हें मुफिस्टो की तरह अपने साथ रख सकता हूँ। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि थेनोस उस टाइम की बात कर रहा है जब उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद थे, और उस वक्त मेफिस्टो जो है वो बेसिकली थेनोस का एक तरह का चेला बन गया था।
तो उसी तरह हम देखते हैं कि ये सारी की सारी बातें सुन के ड्रूक एकदम अफसोस में आ जाता है और हमें अर्थ बताती है कि ये जो है एक आम आदमी के लिए बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती है। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि सांप जो होते हैं वो बहुत ज्यादा तरह के होते हैं और ड्रूक एक ऐसा सांप है जो कि अपने ही जहर को निगलना जानता है। वो जानता है कि उसको ये करना होगा वरना उसका काम आज तमाम हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन उसने इस शेम को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। और उसी तरह ड्रूक अपनी नजरें ऊपर उठाता और कहता है कि मास्टरफुली डन, आखिरकार मैं आपको कैसे सर्व कर सकता हूँ। तो थैनोस बोलता है कि मुझे एक नई बॉडी की जरूरत है। थैनोस फिर से एक बार मुकम्मल होना चाहता है। तो उसी तरह हम यहाँ से दोबारा लेमोरिया के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कुछ आर्टिस्ट जो है लेमोरिया के वो आए हुए और अपनी अपनी जो है आर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और हमें बताया जा रहा था कि किस तरीके से एक कपल यहाँ पे मौजूद है जो कि पिछले 40 साल से एक साथ है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ हो इस तरह से रहा है कि यहाँ पे थीना भी जो है वो इनकी इस आर्ट गैलरी के अंदर आई हुई है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि थीना जो है वो डिविएंट्स के हमेशा करीब रहना ज्यादा पसंद करती है और इसी वजह से इसका जो इस वक्त बॉयफ्रेंड है वो भी एक डिविएंट ही है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे इस कपल से बात कर रही होती है डिविएंट की कि किस तरह वो पिछले 40 साल से एक साथ हैं। तो ये सुन के हम देखते हैं कि थीना एकदम हैरत में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें सिर्फ 40 साल ही हुए हैं, सिर्फ 40 साल। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल पीछे उसका जो बॉयफ्रेंड है टलाओ वो यहाँ पे आता और कहता है कि 40 इयर्स वो भी एट बेस्ट थी ना, क्योंकि हम डिविएंट से ज्यादा नहीं जी पाते हैं और हमारे लिए चीजें बदलना बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं। और अगले पल वो अपना स्लीव्स ऊपर उठा के दिखाता है कि किस तरह से उसकी जो एक्सेस डिविएशन है वो होना स्टार्ट हो चुकी है। तो थीना बोलती कि क्या ये सब क्या है आखिरकार। तो वो बताता है कि ये अर्ली स्टेजेस है हमारे उस चेंज की जो कि हमें पूरी तरह से निकल सकते हैं, जिसको हम एक्सेस डेविएशन कहते हैं। बहुत जल्द जो मैं इसके अंदर कंज्यूम हो जाऊंगा और मैं भी खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर बन जाऊंगा। तो वैसे थीना बोलती कि नहीं, आखिरकार इसकी शुरुआत कब हुई और तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। तो टलाओ बोलता है कि ये सिर्फ कल ही की बात है और एक दिन में इतना ज्यादा फैल गया है। ये बिल्कुल ठीक उसके बाद स्टार्ट हुआ जब क्रो यहाँ से होकर गया था। तो थीना यहाँ पे समझ जाती है कि शायद इसके अंदर क्रो का कुछ लेना देना है, क्योंकि क्रो और थीना पहले एक दूसरे के कपल रह चुके हैं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से बेसिकली लेमोरिया के एक उस पार्ट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इनका एक तरह अरीना बैटल हो रही है और यहाँ पे डिविएंट्स के जो खतरनाक किस्म के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन जब इनका सारा का सारा मुकाबला चल ही रहा होता है तो अचानक वहाँ पे सारे लोग भागना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इकरिस वहां पे आ गया होता है और सब उससे डर के भाग जाते हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो दोनों डिविएंट्स हैं ये इकरिस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और एक तरह के उसके पुराने दोस्त हैं। तो वो पूछते हैं कि आखिरकार हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तो इकरिस बोलता है कि मैं जो हूँ सीखना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं इटर्नल वाले तरीके से ना लड़ूं, बल्कि मैं एक डिविएंट के तरीके से लड़ना चाहता हूँ। मैं इस तरीके से लड़ना चाहता हूँ कि जैसे मेरी जिंदगी जो है वो कोई मकसद रखती है, यानी मैं मर के वापसी नहीं आऊंगा और मेरे पास एक ही जिंदगी है और मुझे उसको बचाने के लिए लड़ना है। मैं इस बात को जानता हूँ कि सारे के सारे डिविएंट्स के बीच तुम दोनों जो मेरी नजर में ग्रेटेस्ट फाइटर्स हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे सिखाओ प्लीज। तो ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डिविएंट्स काफी हैरत में आ जाते हैं कि एक इटर्नल आके उनसे बोल रहा है जो कि इटर्नल का सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर आप कह सकते हैं कि मुझे लड़ना सिखाओ। और अगले पल हम देखते हैं कि वो जो होता है उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है। तो हम देखते हैं कि वो बोलता है कि अबे यार ये तो बहुत जोर से लग गई मेरे हाथ पे, तुम्हें इसको डॉज करना चाहिए था यार। तो इकरिस बोलता है कि डॉजिंग, आखिरकार ये क्या होता है, मुझे इसके बारे में सिखाओ। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली इकरिस को ये नहीं पता है कि लड़ाई के अंदर डॉजिंग क्या होती है। मतलब उसको पता है वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है, उसको पता है कि वो मर के वापसी आ जाएगा, कि वो किसी अटैक को डॉज करता ही नहीं है, उसको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब वो लड़ना चाहता है एक आम इंसान की तरह, एक डिविएंट की तरह, कि जैसे उसकी जिंदगी मैटर करती है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि अगर वो मारा गया तो वो दोबारा रिबॉर्न होगा और अगर वो दोबारा रिबॉर्न होगा तो अर्थ के ऊपर से एक ह्यूमन की जान को ऐसे ही कुर्बान कर दिया जाएगा। तो इटर्नल्स के बीच जो इनका ये बैकग्राउंड दिया गया है, ये पूरा का पूरा मरने वाला, इंसानों से कनेक्ट करने वाला, ये मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है और स्टोरी से मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ। इसी के बाद हम यहाँ से दोबारा ओलंपिया के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि ड्रूक थैनोस जो है वहाँ पे एक साइंटिस्ट के साथ, जो कि वो भी एक इटर्नल ही है, उसकी मदद से थैनोस की एक नई बॉडी बनवाना चाह रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से वो साइंटिस्ट बोलता है कि हमने सारी की सारी मशीन्स को तो तैयार कर लिया है, लेकिन इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि आप दोबारा से रिबॉर्न हो पाएंगे कि नहीं। तो थैनोस बोलता है कि अगर हम लकी रहे तो मेरी ये बॉडी बच जाएगी, अगर ये तुम लकी ना रहे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, चलो अब इसकी शुरुआत करो। और अगले बार हम देखते हैं कि थैनोस के ऊपर जबरदस्त किस्म का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है और थैनोस बोलता है क्या ये काम करा। तो हमें अर्थ बताती कि ये काम तो नहीं करा है, क्योंकि डोमो शिप ने सारे के सारे मैट्रिक्स को चेक करा है और वो सब झूठ बोल रही हैं। लेकिन डोमो जो एक तरह का ऐसा इंसान है जो कि सच को हमेशा से अपने गले लगाता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। उसने इस बात को सोचा कि अगर वो थैनोस को सच बता देगा और शायद थैनोस उसकी इस बात को इनकरेज करेगा और उसकी जान को बख्श देगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से वो बोलता है कि नहीं प्राइम इटर्नल, हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है,
फेस्टोस ने आपकी बॉडी के साथ जो कुछ भी करने की कोशिश करी है वो बहुत ज्यादा चालाकी से की गई है और हमें उसके सारे के सारे फेल सेफ्स को खत्म करने के लिए उसकी ही जरूरत पड़ने वाली है। हम चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर ले लेकिन फेस्टोस के बगैर आप अपनी नई बॉडी नहीं बना सकते हैं। तो वहीं से थैनोस उसके पास आता और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम करा डोमो, और तुम्हारी इस सारी की सारी बातों को देखते हुए मैं तुम्हारी सर्विस की वाकई में दाद देता हूँ। किस तरीके से तुमने सच बोला और मेरे सामने लॉयल रहे, और अब से सारे के सारे मैटर ऑफ साइंस के अंदर तुम मेरे प्राइम एडवाइजर बनोगे। लेकिन क्योंकि तुम आज यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फेल हो गए तो मुझे तुम्हें मारना तो होगा ही, वरना लोग कहेंगे कि थैनोस एक झूठा इंसान है, और थैनोस कभी झूठ नहीं बोलता है। और अगले बार हम देखते हैं कि थैनोस यहाँ पे डोमो का काम तमाम कर देता है। तो ये जो पूरा का पूरा कैरेक्टर दिया गया थैनोस को, ये बिल्कुल वही याद दिला रहा है मुझे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाली, जब वहां गमोरा से कंफ्रंट होता है और कहता है कि थैनोस सब कुछ करता है, थैनोस लोगों को मारता है, थैनोस प्लैनेट्स को खत्म करता है, लेकिन थैनोस कभी झूठ नहीं बोलता है। और वहीं से थैनोस बोलता है कि मशीन डोमो को जो है रिजरेक्शन लाइन के अंदर सबसे आगे लेकर आओ ताकि उसको हम दोबारा से रिबॉर्न कर सकें। उसी तरह वो मशीन बोलती है कि अफर्मेटिव सर। तो वहीं से ड्रूक बोलता है कि आपकी ये बात सुनकर तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप एक बहुत ज्यादा जेनरस और बहुत ज्यादा समझदार प्राइम इटर्नल बनने वाले हैं, आप कोई सिंपल डिक्टेटर नहीं होने वाले हैं। तो थैनोस बोलता है कि मेरे बारे में कोई भी चीज कभी सिंपल नहीं थी, और हाँ अब हमें जो है फेस्टोस की जरूरत है। ये बताओ कि हम अपनी जंग के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं से ड्रू बोलता है कि इस वक्त हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, या तो हम स्ट्रेंथ के साथ लड़ सकते हैं अपनी, या उनकी वीकनेसेस के साथ। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइस लेना पसंद करेंगे। एक जो है हमारे पास नंबर में कहीं ज्यादा है लेकिन वो हमारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। एक कुछ ऐसे हैं जो कि ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और अपने एथिक्स को कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन उनकी नंबर जो है वो कम है। तो आप बताइए कि आप किसको लेना चाहेंगे। तो वहीं से थैनोस बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है कि एक के पास एथिक्स नहीं और एक के पास एथिक्स है लेकिन कम है। देखो इस वक्त मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि पागल ना हो और मेरी बात पे विश्वास करें, जो मैं चाहता हूँ वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, जैसा कि डोमो ने मेरे साथ किया। तो मेरे ख्याल से तुम समझ चुके हो। तो वहीं से ड्रूक बोलता है हाँ मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको किस तरह के इटर्नल्स की जरूरत है। अब मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि आपको द ओशियनिक वॉच से मिलाया जाए। तो अब हमें बेसिकली कॉमिक्स के अंदर बताया जा रहा है कि ये इटर्नल्स का एक ग्रुप है जिसका नाम दिया गया है द ओशियनिक वॉच। तो ओशियनियस जो है बेसिकली आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर कुछ इटर्नल्स मौजूद हैं, जिस तरह से शास्त्रा, आर्गी, आर्लॉक, थायरियो, आस्ट्रॉन, कैलोस द डिस्ट्रक्टर। तो ये सारे के सारे जो इटर्नल्स हैं वो बेसिकली एक ग्रुप के अंदर रहते हैं जिसको ओशियनस कहा जाता है। और मैं आपको बेसिकली बताता चलूं कि आपको याद होगा कि सबसे पहले इटर्नल की जो जंग हुई थी जिसमें दो ग्रुप्स के अंदर सारे के सारे इटर्नल बढ़ गए थे और आधे इटर्नल्स यूरेनस प्लेनेट के ऊपर चले गए थे। लेकिन उस प्लेनेट के ऊपर जाने के बाद उनके ऊपर अटैक होते हैं क्री के जरिए और बहुत ज्यादा अलग अलग उनके ऊपर हमले होते हैं, जिसके बाद वो सब मर जाते हैं। तो बताया ऐसा जा रहा है कि उनके मरने के बाद वो दोबारा अर्थ के ऊपर रीबॉर्न हुए थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने सारे के सारे इटर्नल्स को पहले ही छोड़ दिया था तो उनको इटर्नल कम्युनिटी के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो उन्होंने अपनी ही एक अलग कम्युनिटी बना ली थी और वो सारे के सारे इटर्नल से अलग रहते थे। लेकिन उन्होंने इस बात की कसम जरूर खाई थी कि जब भी प्राइम इटर्नल उनसे मदद मांगने के लिए आएगा या उनसे कोई काम होगा उनको, तो वो उसकी बिना सवाल किए मदद जरूर करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये इटर्नल की एक ऐसी तलवार है जो कि अभी तक म्यान से निकाली नहीं गई है। इसी के बाद हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं सर्सी और क्रो के पास। जैसा कि आपको याद होगा कि क्रो ने लास्ट एपिसोड में बोला था कि वो जो है सर्सी के साथ एक डिनर करना चाहता है, और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो सारे के सारे डिनर की तैयारी हो रही होती है और यहाँ पे वो बैठ के थोड़ी सी बातें करना स्टार्ट ही करते हैं कि इतनी देर में वहाँ पे थीना चिल्लाते आती है कि क्रो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो क्रो बोलता है कि मैं तो सिर्फ खाना खा रहा हूँ, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो वैसे थीना उसके गले पे तलवार रखते हुए बोलती है ओ प्लीज, मैं यहाँ पे इस बात के बारे में बात करने नहीं आई हूँ कि तुम सर्सी के साथ खाना खा रहे हो और मैं बहुत ज्यादा जेलस हो रखी हूँ। अब मैं उससे कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ चुकी हूँ। मैं इस वक्त तुमसे डिस्कस करने आई हूँ कि किस तरह से तुम तलाव को मर्डर करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी डिविएटिंग शुरू हो चुकी है और वो तभी शुरू हुई जब तुम उस सिटी के अंदर आए थे। वो बहुत जल्द एक मॉन्स्टर के अंदर बदल जाएगा और उसकी शुरुआत तब हुई जब तुम कल वहां पे हमारे से मिलने के लिए आए थे। मुझे लगता है कि तुमने उसको किसी तरीके से पॉइजन दिया है, उसको क्योर करो अगर तुम कर सकते हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वहीं से वो बोलता है कि हम जो है चेंज को प्रीफर करते हैं और अगर इस पूरे के पूरे चेंज का कॉज मैं होता तो मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मैं किसी भी अपने भाई को इस तरह से मरने ना देता। मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल बात है, मैं ऐसा किसी के साथ क्यों करूंगा। ये चेंज जो है हमारे लोगों की किस्मत है जिसको बदला नहीं जा सकता है। मुझे माफ कर देना थीना, मुझे माफ कर देना थीना, मैं तुम्हारे साथ क्या मैं किसी के साथ भी ऐसा करना नहीं चाहूंगा। तो थीना बोलती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो क्रो बोलता है इसका मतलब साफ है, या तो तुम उसको छोड़ दो या फिर तुम इंतजार करो कि वो एक मॉन्स्टर के अंदर बदलेगा और जब उस मॉन्स्टर के अंदर वो बदलेगा तो वो तुम ही होगी जो उसको सबसे पहले मारेगी। तो हम देखते हैं कि थीना यहाँ पे जोर से चिल्लाती और कहती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं उसकी जान कभी नहीं लूंगी। तो उसी तरह सर्सी बोलती है मेरे ख्याल से मुझे भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरा पूरा का पूरा मूड अब टूट चुका है। और ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से डेमोस्ट्रेट कर देती है कि मैं क्यों खिलाफ हूँ डिविएंट्स और इटर्नल्स के रिलेशन के बीच, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आता ही है कि डिविएंट जो है वो डिविएट कर जाता है और हम इटर्नल्स को जो है उसकी कुर्बानी देनी ही पड़ती है। हाँ, और जाने से पहले एक और बात, क्या तुमने मुझे आज डिनर पे इसलिए बुलाया था ताकि तुम थीना को जेलस फील करवा सको। तो वहीं से क्रो बोलता है
तुम जानती हो ना कि कभी कभार एक तीर से 2 निशाने भी लिए जा सकते हैं। तो वहीं से सरसी बोलती है तुम बहुत बढ़िया खेले, लेकिन खैर इस बात के जरिए मैं समझ चुकी हूँ कि हमारी मोटिवेशन जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। और उसी तरह देखते हैं कि सरसी यहाँ पे अकेले बैठी होती है और अचानक बोलती है कि तुम बाहर आ सकते हो, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे मौजूद हो और तुम उससे बेहतर तरीके से छुप सकते थे। तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जैक आता है, जो कि हमें लास्ट एपिसोड में क्रिस के पास दिखा था, और बोलता है कि हाँ तुमने मुझे इसीलिए पकड़ लिया क्योंकि मैं पकड़ना चाहता था, और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी कोई आदत नहीं है कि मैं छुप के लड़कियों के ऊपर नजर रखूं और उनको कपड़े बदलते हुए देखूं। तो वहीं से सरसी बोलती है कि तुम काफी चालाक बातें करते हो जैक, लेकिन मेरा अभी कपड़े चेंज करने का कोई इरादा नहीं था। तो वहीं से हम देखते हैं कि जैक बोलता है कि मुझे तुम्हारे कपड़ों में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिसको तुम चेंज कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे कानों की ईयर रिंग्स उसके बारे में कुछ स्पेशल जरूर है। तो सरसी बोलती कि ये एक तोहफा है जो कि मेरे एक पुराने दोस्त ने दिया था, जिसकी वैल्यू मेरी नज़र में दिल के करीब बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए ये कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ है, और कुछ लोग चाहें तो मुझे इसके जरिए ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर तुम्हारे माइंड में कैलकुलेशन चल रही थी कि तुम इसके जरिए मुझे कभी ब्लैकमेल करोगे, तो शायद ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो मुझे ये बताओ कि क्रिस के साथ सब कुछ कैसा रहा। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली लास्ट एपिसोड में क्रिस के पास जैक को इसी ने ही भेजा था, और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे सरसी ने क्रिस के पीछे एक तरह का जासूस छोड़ा हुआ है ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके। तो अगर आपको अंदाजा नहीं हुआ है तो मैं बताता चलूं कि इस पूरी की पूरी इटरनल सीरीज की जो हाईलाइट है, जो उनकी एक तरह की लीडर होने वाली है, जो सबको देखेगी, वो सरसी ही होगी। और सरसी यहाँ पे उसकी पसंद की चीज उसको दे देती है जिसका उसने उससे वादा करा था इस काम के लिए, और बोलती है कि तुम आगे भी मुझे इस तरह से बताते रहना। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैक वहां से उसको ये सब बताने के बाद कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, वहां से आगे बढ़ जाता है। लेकिन सरसी बोलती है कि खैर एक मिनट, जाने से पहले ये तो बताओ कि इटरनल प्राइम के लिए किसको चूज किया गया है। और अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली अभी तक इटरनल्स को पता ही नहीं था कि थेनोस को इटरनल प्राइम बना दिया गया है। और अगली बार सरसी बोलती है एवरीवन लिसन। तो किंगो बोलता है कि हे इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो हमारे सर के अंदर। तो सरसी बोलती है कि किंगो प्लीज, ये बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे चिल्लाना पड़ रहा है, हमें इस चीज के ऊपर अटेंशन देनी चाहिए थी। जूरस के साथ हमारा जो गुस्सा था वो अपनी जगह था, लेकिन हमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, हम बहुत ही बड़े फूल्स हैं। और इसी तरह देखते हैं कि सारे के सारे इटरनल्स इस बात को सुन ही रहे होते हैं। और अगले पल सरसी बोलती है कि थेनोस जो है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना जुमला कंप्लीट कर सके, इस अचानक हम देखते हैं कि डिवियन सिटी जो कि जमीन के अंदर है, अचानक वहां से जमीन फटती है और कोई और नहीं बल्कि थेनोस यहाँ पे अपनी एंट्री मारता है जबरदस्त किस्म से, और कहता है द किंग ऑफ द अर्थ इज हियर। मैं और मेरे लॉयल सर्वेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं ताकि वो अपना राइटफुल ट्रिब्यूट दोबारा से हासिल कर सकें, और वो है फेस्टोस। मैं यहाँ पे फेस्टोस को लेने के लिए आया हूँ और तुम्हारी जिंदगियों को भी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली थेनोस ने यहाँ पे दूसरे इटरनल्स की मदद से, जो कि अभी नहीं दिखाएंगे कि कौन है, उनके साथ उसने यहाँ पे डिविएंट सिटी के ऊपर अटैक कर दिया ताकि वो फेस्टोस को अपने साथ ले जा सके। टू बी कंटिन्यूड।